अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सोनपुर में आयोजित कृषि मेले की मुख्य झलकियां एवं जानकारी। अधिक फल उत्पादन हेतु पुराने फल बागों का जीर्णोद्धार। बिहार में सोनपुर का मेला हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा में लगता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला के नाम से भी जानते हैं। इस मेले में किसान दूर दूर से बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, इसलिए विभिन्न कृषि संस्थान यहां अपने स्टॉल लगाते हैं और कृषि से जुड़ी उन्नत तकनीकी एवं जानकारियां मेले में आए किसानों को आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस मेले की मुख्य झलकियों पर। किसान भाइयों, मेले में यूं तो चारों तरफ कृषि से जुड़े स्टॉल लगे थे, लेकिन किसानों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रही पहाड़ी क्षेत्रों में जल बचाने की तकनीक एवं खेती की प्रदर्शनी। तो आइए आप जानिए इस तकनीक के बारे में। यहाँ पे हम लोग राज्य के किसानों को, जो हमारे पठारी भूभाग हैं, उसी लिए तो मैसेज देना चाहते ही हैं। साथ साथ जो हमारे समतल क्षेत्र वाले किसान बंधु हैं, उनके लिए भी हम लोग यहाँ संदेश देने का काम कर रहे हैं। वो यह है, जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। किसान भाइयों, इस मेले में पहाड़ी क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के लिए ये प्रदर्शनी किसानों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। इसमें पहाड़ी से आने वाले वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए डैम बनाया गया, जिसे आप अभी देख रहे हैं। साथ ही पहाड़ी पर खेती हेतु सीढ़ीनुमा खेत तैयार किए गए हैं, जिस पर विभिन्न फसलों की खेती की जा सकती है। इसके अलावा पहाड़ी के नीचे तालाब की संरचना बनी है, जिस पर किसान मछली पालन कर सकते हैं और इसके जल से सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस किसान मेले में आए किसानों को समेकित कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई, जिसे वहां मौजूद किसानों ने सुना, देखा और समझा और इसके फायदे के बारे में जाना। आईपीएम है क्या? आईपीएम को हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, हिंदी में इसको समेकित कीट प्रबंधन कहते हैं। समेकित कीट प्रबंधन का अर्थ है कि कीट प्रबंधन की जितनी विधाएं हैं, जितनी टैक्टिस हैं, सबको मिला करके, सबको एक के बाद एक क्रम से मिला करके, क्रमबद्ध करके डिजायर रिजल्ट प्राप्त करना, जिससे हमारा पर्यावरण कम प्रदूषित हो, किसानों को लागत मूल्य कम लगे और हमारा जो ये आपका कृषि उत्पाद हो उसमें कीटनाशी के अवशेष कम हो। किसान भाइयों, कृषि मेले में किसानों को प्राकृतिक आपदा एवं कृषि के जोखिम को कम करने के लिए समेकित कृषि के बारे में भी बताया गया। साइड में कहीं उस पानी में थोड़ा सा अंदर आके
उसमें एक खंभा गाड़ दें और उसके ऊपर इस चाल बना दें बांस का। उसके ऊपर से हम चाल बनाने के बाद फिर उसके ऊपर हम मुर्गी पालन कर सकते हैं। उसमें बत्तख रखते हैं, ये पीठ गिरती है उसकी, वो मछली खाती है, ग्रोथ उसका ज्यादा होता है। और बत्तख उसमें रखते हैं, बत्तख के पंजे एक साथ सटे होते हैं, पानी में ऑक्सीजन घुलने का काम करती है। किसान मेले में समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानने की किसानों में बड़ी जिज्ञासा नजर आई। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि कृषि प्रणाली में एक प्रमुख घटक रहता है तालाब, जिसके चारों ओर विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। साथ ही इस तालाब में मछली पालन होता है। तालाब के ऊपर मुर्गी या बत्तख पालन करते हैं और तालाब के किनारों पर फल वृक्ष लगाते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली से किसानों को किसी न किसी माध्यम से आय मिलती रहती है। किसान भाइयों, कृषि मेले में किसानों को मिट्टी परीक्षण के बारे में जानकारी दी गई और इसके लाभों के बारे में बताया गया। इसकी किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जागरूकता फैलाने के लिए इस पर्टिकुलर सोनपुर मेले के अंदर हम लोगों ने चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत किसान अपनी मिट्टी नमूने लेकर आएंगे और यहाँ इनका विश्लेषण कर उसी दिन शाम को रिपोर्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस MSTL वैन के अंदर पीएच, AC, ऑर्गेनिक कार्बन, फॉस्फेट, पोटास, जिंक, आयरन, कॉपर और मैंगनीज का जांच किया जाता है और मिट्टी नमूना यही प्राप्त करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के टोटल रिपोर्ट शाम को किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में उनको कार्ड मुहैया कराया जाएगा। ये हमारे जो नॉर्मल टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है उससे हट के ये विशेष व्यवस्था की गई है इस मेले के अंदर, ताकि कहीं के भी किसान अपनी मिट्टी लेके आते हैं तो उसकी वो जांच करा सकें और इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए आप रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, फलों के बाग एक निश्चित आय तक ही फल देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये फल वृक्ष पुराने होते जाते हैं इनकी उत्पादकता घटती जाती है। तो इन पुराने फल बागों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप इनकी कटाई, छटाई एवं प्रबंधन कैसे करें ताकि आने वाले समय में इन फल वृक्षों से अधिक फलन की प्राप्ति हो, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर सुनीता कुशवाहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पुराने बगीचे बहुत अधिक मात्रा में हैं, परंतु उनका हम सही तरीके से रखरखाव नहीं कर पाते हैं। आज हमारे देश में लगभग 30 से 35% ऐसे बगीचे हैं जो पुराने हो चुके हैं और काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। बगीचा 45 से 50 साल का जब हो जाता है तो उसकी जो शाखाएं होती हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर टकराने लगती हैं, जिसके कारण उसमें कीट व्याधि का प्रकोप भी बढ़ जाता है। सही धूप ना उपलब्ध हो पाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है और धीरे धीरे पौधे फलन देना बंद कर देते हैं। इन बागों के वृक्षों की सामयिक एवं वांछित कटाई छटाई करके वृक्षों को पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है। आवश्यक कटाई छटाई करने के उपरांत कल्लों का सृजन होता है, जिससे वृक्षों के ढांचे में वांछित परिवर्तन लाकर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाती है। फलस्वरूप वृक्षों में पुष्पम एवं फलत क्षमता बढ़ जाती है। वृक्षों की आयु एवं उत्पादकता को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षों में वांछित कटाई छटाई, जीर्णोद्धार एवं नए बागों को स्थापित करने हेतु निम्नवत संस्तुति की जाती है। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर अंतिम सप्ताह तक आप इस कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए आप पुराने बागों में जमीनी सतह से 3 से 4 मीटर ऊपर से
आप 4 से 5 ऐसी शाखाओं को चयन कर लें जो काफ़ी मोटी हों, पुरानी शाखाएं हों, उनको चयन कर लें और उसकी कटाई कर दें। कटाई करते समय किसी विद्युत चालित आरी का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो शाखाएं होती हैं वो फट जाती हैं और फटने से आपके पौधे की मृत्यु भी हो सकती है, पौधा सूख भी सकता है। तो हमें विद्युत चालित आरी का ही उपयोग करना है और कटाई करने के लिए शाखाएं हमारी फटे नहीं, इसके लिए एक चीज़ का और विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसकी जो ऊपरी शाखाएं होती हैं, ऊपर की शाखाओं में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी तक उन शाखाओं को कटाई कर दें, अच्छे प्रकार से कटाई कर दें। इससे क्या होगा कि ऊपरी शाखाओं का वजन जो है वह आम के पौधे पर कम हो जाएगा। कृंतन के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदी नाशक दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 250 ग्राम अरंडी का तेल एवं उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाते हैं ताकि कटी सतह पर सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण न हो सके। इसके बाद फरवरी माह के मध्य में वृक्षों के तनों के पास थाले एवं नालियां सिंचाई हेतु अवश्य बना देनी चाहिए। इसके साथ साथ पौधे के जो थाला की खुदाई करेंगे उसमें आप 2.5 किलो यूरिया प्रति पौधा और 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये 3 खाद आपको देनी है प्रति पौधा। 120 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम लोग सड़ी गोबर की खाद कहते हैं, वो देना है। यदि यह पौधे में जो सिंचाई है वो 15 मार्च से 15 जून, आप कम से कम 8 से 10 सिंचाई की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 15 जून के बाद आप देखेंगे कि आपकी जहाँ जो शाखाएं आपने कटाई किया था वहाँ से नए कल्ले आ जाएंगे। इन नए किल्लों में प्रत्येक शाखा से सिर्फ 8 से 10 किलो का चयन कर लें, शेष किलो को आप हटा दें और ऐसा करने के तुरंत बाद आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव कर दें कि जो नए पत्ते आते हैं उसको कुछ कीट हैं वो चट कर जाते हैं, काट देते हैं। तो इसके लिए आप कार्बारिल नामक दवाई आती है जो कि आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर दें और ये आप जो प्रक्रिया है 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक बार दोहरा दें। उनमें तने में एक छेद बना लेता है कीड़ा और अंदर पिल्लू निकलता है जो अंदर जाके उसके तने में बैठा होता है, हमारे तने को अंदर से खोखला बना देता है और खोखला होने की वजह से धीरे धीरे पौधे को उसके पोषण तत्व नहीं मिलने की वजह से वो सूख जाता है। इसके लिए आपको न्यूवान नामक दवा आती है बाजार में, रुई का फाया लीजिए, उसमें भिगा दीजिए और उस रुई के फाये को उस छेद में डाल दीजिए। इसके ऊपर से मिट्टी को गीला करिए और ऊपर छेद बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो दवाई के प्रभाव से अंदर जो पिल्लू है वह खत्म हो जाएगा। सृजित कल्लों की पत्ती खाने वाला कीट मानसून में अधिक क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए कीटनाशी दवा कार्बरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 12 से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। बगीचे का जीर्णोद्धार कर सकते हैं और अपने बगीचों को पुनः जीवित कर सकते हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दलहनी फसल के बीज को राइजोबियम कल्वर से उपचारित करके बोएं। ये राइजोबियम कल्वर एक जीवाणु खाद है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग में उपलब्ध है। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 2 पैकेट कल्वर की आवश्यकता होती है। फसल को दीमक से बचाने के लिए बीज को बोने से पहले क्लोरोफाइरिफॉस 20 EC 10 मिलीलीटर दवा को 40 मिलीलीटर पानी में घोलकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से कीटनाशी दवा के साथ उपचारित कर ले।
अथवा मिथाइल पार्थियान धूल कीटनाशी दवा का प्रयोग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज बोने समय पंक्तियों में करें। दोन एक खेत, जहां धान की फसल को काटने के बाद भी नमी बनी रहती है, वहां पर गेहूं की सतही बुआई करें। फसल काटने के बाद खेत को ढाल के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटकर जल निकास के लिए नालियां बना दें। बीज दर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें तथा बीज को बोने से पहले गोबर के घोल से इस तरह उपचारित करें कि बीज पर एक परत बन जाए तथा दाने भी अलग अलग रहें। बीज की बुआई छिड़काव विधि से करें। बीज का छिड़काव इस तरह करें कि गीली मिट्टी में बीज चिपक जाए। बुआई के 15 दिनों बाद उर्वरक की अनुशंसित मात्रा मिट्टी में डालें। अक्टूबर महीने में बोई गई गेहूं के फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 30 दिनों बाद खरपतवार नाशी दवा आइसोप्रोटियोरॉन 300 ग्राम सक्रिय तत्व एवं 2,4-D 200 ग्राम सक्रिय तत्व को 240 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वे बुआई के 25 से 30 दिनों बाद निकाई गुड़ाई कर सिंचाई करें तथा सिंचाई के 1 दिन बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो जाए तब यूरिया का भुरकाव 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। जो किसान भाई इस समय गेहूं की खेती करना चाहते हैं तथा उनके पास सिर्फ 2 से 3 सिंचाई की सुविधा है, वे गेहूं की असिंचित किस्म जैसे HDR 77, K8027, C306, बिरसा गेहूं 3 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें तथा सिंचाई की समुचित सुविधा होने पर K9107 अथवा बिरसा गेहूं 3 किस्मों में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान भाई अक्टूबर के प्रारंभ में आलू लगाए होंगे, अब उसमें मिट्टी चढ़ाने एवं यूरिया के भुरकाव 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से का समय आ गया है। फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। इस समय आगात मटर के फसल में चुर्निल फफूंदी पाउडरी मिल्ड्यू रोग के आक्रमण की संभावना रहती है, जिसमें पत्तियों, फलों एवं तने पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। अतः किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा गल्फेक्स दवा 62 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुमका से देवेंद्र महतो ने। यह बैगन की फसल में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। किसान भाई, बैगन का जो आप खेती करते हैं इसमें एक उकठा नामक रोग लगता है। फ्यूजेरियम का जो लक्षण होता है वह आपका अचानक उसमें भी सूखेगा, लेकिन उसमें एक है क्या कि आप प्रभावित पौधे को उखाड़ेंगे और उसको साफ पानी में साफ कर कर बीज को चीरा लगाकर शीशे के गिलास में आधा पानी पौधा का भाग उसको 5 मिनट छोड़ देंगे तो उसमें ऊजिंग नहीं निकलेगा और कुछ देर के बाद पानी को हिलाएंगे तो दूधिया पानी हो जाएगा, जैसे लगेगा कि उसमें दूध मिलाया गया है। तो इस तरह का लक्षण आपको फफूंद वाली उकठा में नहीं होगा और जीवाणु जनित उकठा में इस तरह का लक्षण होगा। इसका जो लक्षण है वो देखेंगे कि पूरा पौधा बैक्टीरिया वाला उकठा का मुरझा जाएगा और जड़ के पास चिपचिपा सा लक्षण रहेगा। ऐसे प्रभावित पौधों को आप खेत से सावधानी पूर्वक हटा दें। मिट्टी में, जड़ में यदि मिट्टी लगा हुआ तो मिट्टी सहित कंतरा में या कढ़ैया में या किसी चीज़ में आप ले लें, उसको खेत से बाहर जला दें अथवा मिट्टी में गाड़ दें। तत्पश्चात जो आप खुरपी या कुदाली का इस्तेमाल किए हैं वैसे खुरपी और कुदाली को भी आप साफ पानी से धो लें, अपने हाथ को धो लें, तब जाकर किसी स्वस्थ पौधा में आप सस्य क्रियाएं उस खुरपी या कुदाली से आप करेंगे। इसके अलावा किसान भाई बीजों को लगाने से पहले कार्बेंडाजिम दवा से उपचारित अवश्य कर लें। साथ ही पौध रोपाई के पहले इसी दवा की 2 ग्राम मात्रा पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध को उपचारित करें। इससे कुछ हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात
आप किसान भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि स्टेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीसाइड है या एंटीबायोटिक है, इसका 500 ppm, इसका मतलब हुआ 500 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका घोल बना लें, और जितना लीटर आप पानी लेंगे उतना ग्राम बेविस्टिन फफूंदनाशी आप उसको मिला दें। उसके बाद फसल के ऊपर और पौध के जड़ के पास आप इस घोल को स्प्रे करें या ड्रेंचिंग कर दें। आप देखें कि फिर आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिन के बाद आप इसको फिर दोबारा करें, तो आप देखेंगे कि आपका फसल प्रभावित होने से बचेगा। और आपका फसल जब प्रभावित नहीं होगा तो निश्चित रूप से अधिक फल और फूल आएंगे। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी क्वालिटी के गुड़ बनाने की वैज्ञानिक तकनीक, अधिक फूल उत्पादन हेतु गेंदा की फसल में जरूरी कार्य। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।